दोस्तों, बहुत से मिडिल क्लास लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि वो अपना पैसा किधर और किस तरह इन्वेस्ट करें ताकि बुढ़ापा सुकून से गुजर सके। पैसों को इन्वेस्ट करने का सही रास्ता कौन सा है? एसआईपी के थ्रू सही रहेगा, यानी हर महीने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, हर मंथ अपनी इनकम से 3-4 हज़ार इन्वेस्ट करना, या फिर एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना ताकि ज्यादा रिटर्न्स मिले, यानी एक बार ही बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि उनमें से कौन सा रास्ता बेस्ट है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और कब करना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग असर के लिए हम इन सबको एग्जाम्पल्स और स्टोरीज की मदद से सीखेंगे। कहानी शुरू होती है चार भाइयों से। सभी के सभी एक ही कॉलोनी में रहते हैं। हर महीने अच्छी खासी रकम जनरेट कर लेते हैं। चारों को कुछ नाम दे देते हैं। पहले भाई का नाम है आदिल, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जिसकी तनख्वाह 45,000 है। दूसरे भाई का नाम है रूहान, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो महाना 50,000 तक कमाता है। तीसरे भाई का नाम है समीर, जो एक बैंकर है, जो तकरीबन 30 से 35,000 तक कमा लेता है। चौथे भाई का नाम है राहुल, जो एक एनालिस्ट की जॉब करता है एक इन्वेस्टमेंट फर्म में। ये सबसे ज्यादा कमाता है क्योंकि इसको इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा नॉलेज है। 1-2 लाख तक आराम से राहुल कमा लेता है। इन चारों भाइयों की मदद से हम इन्वेस्टमेंट के बेस्ट मेथड्स को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिल की, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता है। आप लोग जानते ही होंगे कि प्राइवेट जॉब की रूटीन कितनी टफ होती है। आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले पाते। इसी वजह से आदिल ने इन्वेस्टमेंट का तरीका एसआईपी चुना और अपने कंफर्ट के मुताबिक महीने की 3 तारीख सिलेक्ट की। इंडेक्स फंड उसको सबसे बेहतर रास्ता लगा, क्योंकि इसमें उसने ऑनलाइन लिंक के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। ये मेथड टफ रूटीन वालों के लिए सबसे बेस्ट समझी जाती थी, क्योंकि इसमें हर महीने अकाउंट से ही पैसे कट जाते हैं और कम से कम रकम आप सिलेक्ट कर सकते थे। आदिल ने 5,000 की रकम इन्वेस्ट की। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती थी कि एसआईपी को कंटिन्यू रखने के लिए अगर हमारे पास पैसे न रहे तो क्या हमें हमारे पिछले पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं। तो ये सब आपका खुद का डिसीजन है कि कब तक आप कंटिन्यू रखना चाहते हो। इसमें कोई भी बैरियर नहीं है। आपको आपके पहले जमा करवाए हुए पैसे रिटर्न हो जाते हैं और इस पे जो प्रॉफिट बनेगा वो भी आपको मिलेगा। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि आदिल को इससे फायदा क्या हुआ। तो सबसे पहले हम तीनों भाइयों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि किसको किस मेथड से कितना फायदा हुआ। तो दोस्तों, अब चलते हैं रोहान की तरफ। ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो अभी अभी रिटायर हुआ है, जिसको रिटायरमेंट के 10 लाख मिले हैं, जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहता है अगले 10 सालों के लिए। बहुत रिसर्च करने के बाद उसने सोचा कि मैं इंडेक्स फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करूंगा। रोहान एक ऑनलाइन ब्रोकर से डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है और अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। रोहान की तरह अगर आप भी बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट जरूर बनवाएं। तो रोहान जब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो 2007 का साल होता है। इस साल को जहन में रखना है। और रोहान की इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हुआ हम जानते हैं, लेकिन पहले तीसरे भाई की स्टोरी देख लेते हैं। समीर एक बैंकर है, जो स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद से इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। कुछ नामी स्टॉक्स को समीर शॉर्टलिस्ट करता है और उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखना चालू कर देता है। बात यहाँ बिजनेस परफॉर्मेंस की हो रही है, ना कि स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मिसलीड ना हो। तो समीर अपने सभी शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स में हर क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस होने के बाद 15,000 इन्वेस्ट करता है। समीर ने भी और बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसा करते हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंट हो सकें कि उनकी शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स अच्छे से बिजनेस कर रही हैं। इसको हम एसआईपी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यह है कुछ कुछ एसआईपी की तरह ही। और आहिस्ता आहिस्ता समीर की शॉर्टलिस्ट कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बिजनेस टर्म में उसको फर्क नहीं पड़ता कि शेयर्स डाउन जा रहे हैं या अप। वो हर तरह के मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्ट करता रहता है। समीर की इन्वेस्टमेंट का मेथड कितना फायदेमंद रहा ये भी हम बाद में देखेंगे। अब बारी आती है आखिरी भाई की, यानी राहुल की, जो कि एक एनालिस्ट है। राहुल को स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। ये एक्टिवली स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। उसके पास एक बड़ी कैपिटल है, जिसका यूज वो बड़ी कंपनीज में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में करता है। जब भी राहुल इन्वेस्ट करता है तो वो एक बड़ी अमाउंट को ही इन्वेस्ट करता है, जैसे किसी कंपनी में 10 लाख और किसी में 5 लाख। सबसे पहले राहुल अच्छी तरह एनालाइज करता है, फिर जो भी कंपनी उसको अच्छी लगती है, फिर उसमें एक ठीक ठाक क्वांटिटी शेयर से उठा लेता है।
और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करता है। उसके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज होती हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज मीडियम साइज या स्मॉल साइज की कंपनीज को कहते हैं। मिड कैप वो कंपनी होती है जिसकी मार्केट कैप 20 करोड़ से कम की होती है, और स्मॉल कैप वो कंपनी होती है जिसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम की होती है। तो दोस्तों, हमने चारों भाइयों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी तो देख ली। अब हम ये देखेंगे कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी अगर कोई है तो वो कौन सी है। तो इसके लिए हमें फिर से उन भाइयों से मिलना होगा। तो चलते हैं आदिल के पास कि उसकी स्ट्रेटजी कैसे प्ले आउट हुई। जो थी SIP इन इंडेक्स फंड। तो दोस्तों, ये है 50 का चार्ट पिछले 10 सालों का। हम उसको ही मान के आगे चलते हैं कि आदिल लास्ट 10 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रहा है। आदिल SIP कर रहा था तो उसने हर तरह की मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि उन सभी डाउन्स एंड अप्स में। और फंड की NAV कभी हाई रही होगी तो कभी लो। हम फर्ज कर लेते हैं कि जब आदिल ने पैसा इन्वेस्ट किया तब 50 की इंडेक्स NAV 100 रही होगी। कुछ दिनों बाद मार्केट ऊपर गई और NAV हो गई 130 की। तब भी आदिल ने इन्वेस्ट किया। फिर नेक्स्ट मंथ मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं थी, तब NAV आ गई 80 की। आदिल ने तब भी इन्वेस्ट किया। ऐसा करने से आदिल की इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाती है, जिससे उसको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आदिल ने 5000 की SIP शुरू की थी 2012 में, और 2022 तक उसने 6 लाख इन्वेस्ट कर लिए हैं। और उन 6 लाख पे आदिल को प्रॉफिट हुआ है 5,57,644 रुपए का, जो कि 12.78% की एनालाइज का रिजल्ट है। रिटर्न, और ये रिटर्न्स FD गोल्ड और PPF की रिटर्न से डबल हैं। तो दोस्तों, आदिल की स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो मार्केट को कम वक्त दे पाते हैं और बगैर रिस्क के अच्छा रिटर्न चाहते हैं। 10 से 12% के रिटर्न्स आप इस स्ट्रेटजी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं रोहान की तरफ, जिसने 2007 में लमसम को इन्वेस्ट किया था। रोहान ने अपनी रिटायरमेंट की रकम को इन्वेस्ट किया था। जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया, उसके एक साल बाद ही 2008 में रिसेशन आ गया था, और रिसेशन ऑलमोस्ट 18 महीनों के लिए चला था। और रोहान तो क्या, कोई भी इतनी देर तक पेशेंस नहीं रखता जो बिगिनर हो, और उसने अपनी पोजीशन बेच दी और अपना लॉस करवाया। उसकी कैपिटल आधी रह गई, जबकि अगर वो सब्र करता और अपने मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ पे ट्रस्ट करता। आप खुद ही देख लो, 2007 से 2022 तक 90 इंडेक्स प्लेन ने उन सालों में 9.31% का रिटर्न दिया है। और अगर रोहान सब्र करता तो उसकी कैपिटल ग्रो होकर तकरीबन 38 लाख की हो जाती, यानी 3.8 गुना की हो जाती, वो भी सिर्फ 15 सालों में। दोस्तों, रोहान की स्टोरी से हमें दो सबक मिलते हैं। नंबर एक, लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए हमें मार्केट इवैल्यूएशन को देखना होगा, ताकि हम ओवर प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट न करें और पैनिक होकर इन्वेस्टमेंट सेल न करें। नंबर दो, अगर हमने ओवर प्राइस मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया और मार्केट क्रैश हो गई, तो हमें अपनी कॉन्विक्शन को स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इंडिया की गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें इस बात की पूरी कॉन्विक्शन होनी चाहिए कि हमारा देश अच्छा करेगा, और टेम्पररी आने वाले डाउन एंड अप्स की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट मेथड पहले से थोड़ा टफ है, क्योंकि ये हमें टेंशन दे सकता है। इसमें भी सेफ्टी है, क्योंकि इंडेक्स फंड इसमें भी है। अब तीसरे भाई की कहानी देख लेते हैं, समीर की, और देखते हैं कि ये मेथड किन लोगों के लिए फायदेमंद है और किन के लिए रिस्की है। तो समीर का स्टाइल है लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। एज वी नो, लार्ज कैप स्टॉक्स को आफ्टर इंडेक्स फंड्स मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इन्वेस्ट किया जाता है। और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क और ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन इससे रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। ऐसा समीर करता है। समीर हर 3 महीने के इंटरवल में इन्वेस्ट करता था, यानी कि साल में 4 बार 15,000 रुपए। तो 10 सालों में 15% के हिसाब से समीर के पास होंगे 13,47,431 रुपए, जो कि 6 लाख की टोटल डिपॉजिट से मिलकर बने हैं। इस स्ट्रेटजी में पहले दो से ज्यादा रिस्क है और ज्यादा रिटर्न्स भी हैं। इसमें 15% की रिटर्न मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि समीर क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट होने के बाद इन्वेस्ट करता है, तो मैंने उस एग्जाम्पल में लोअर रिटर्न्स लिए हैं, और उसमें मेहनत भी ज्यादा है, और आपको क्वार्टर रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ता है। अब बारी आती है आखिरी भाई की, जो कि एक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज को एनालाइज करता है और बड़ी रकम को इन्वेस्ट करता है। राहुल कंपनीज का फंडामेंटल एनालाइज करता है, घंटों घंटों बैठकर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है,
बैलेंस शीट्स को समझता है, तब किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करता है और कुछ चीजों का खास ध्यान रखता है। नंबर 1, क्वालिटेटिव एनालिसिस। राहुल सबसे पहले बिजनेस को समझता है कि आखिर कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी मार्केट क्या है, गोल्स क्या हैं। नंबर 2, मैनेजमेंट एनालिसिस। राहुल देखता है कि उन कंपनीज की मैनेजमेंट ऑनेस्ट और केपेबल होनी चाहिए, यानी कि राहुल मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। नंबर 3, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। राहुल कंपनीज की वैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट, पीई और लॉस देखता है, तब जाके वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है। राहुल की इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ रही है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे 25 से 30% CAGR रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, जो कि इतने रिटर्न्स हैं कि अगर कोई एक बार बस 10 लाख रुपयों को 25 से 30 सालों तक इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्टेड रहने दे, तो उसकी नेट वर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा रिस्क और हाई रिटर्न है। वो लोग जिनके पास एनालाइज करने का टाइम है, वो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस देखनी होगी, बुक्स पढ़नी होंगी, रिसर्च करनी होगी, जो कि आप इस चैनल पे आसानी से सीख सकते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब जल्दी से चारों मेथड्स को देख लेते हैं। नंबर 1, SIP इन इंडेक्स फंड्स। मार्केट का जिसको कम नॉलेज है और टाइम भी कम है, वो इसको कर सकता है। ये सबसे कम रिस्की है। नंबर 2, लमसम इन इंडेक्स फंड्स। जो प्रेशर को हैंडल करना, उसे रिकवर होना जानते हैं, वो ही सिर्फ इसको करें और जो बुरी कंडीशन में सब्र कर सकें। नंबर 3, SIP इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न्स भी। इसमें हमें मार्केट को थोड़ा टाइम देना होगा और फंडामेंटल एनालिसिस करना भी आना चाहिए। नंबर 4, लमसम इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। इसमें हाईएस्ट रिटर्न्स हैं, जो आपको मल्टी मिलियनर बना सकती है, लेकिन इसके लिए डीप फंडामेंटल एनालिसिस रिक्वायर है और आपका गुड रिस्क एपेटाइट होना भी जरूरी है। आई होप इस वीडियो से जरूर आपने कुछ सीखा होगा।